दोस्तों नमस्कार। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही पुख्ता है। भारत की बैंकिंग प्रणाली बहुत ही मजबूत है। भारत का ग्रोथ रेट दुनिया को मात देने वाला है। भारत के भीतर जो भी इन्वेस्ट करता है उसे दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा लाभ मिलता है। और भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी मौजूदा वक्त में शायद दुनिया के रिसेशन को मात करने के लिए काफी है। कुछ यही अंदाज है देश के भीतर अर्थव्यवस्था को लेकर। लेकिन कल्पना की शुरुआत कीजिए कि अमेरिका जैसे देश में एक के बाद एक दो बैंक महज 48 घंटों के भीतर डूब गए। दुनिया भर के शेयर बाजार पर तकरीबन 38 से 40 लाख करोड़ का असर निवेशकों पर पड़ गया, यानी ये पैसा उनका बाजार से गायब हो गया। भारत के भीतर भी शेयर बाजार पर असर पड़ा और बीते 48 घंटों में यहां भी तकरीबन 7 से 8 लाख करोड़ रुपए डूब गए। लेकिन भारत की बैंकिंग प्रणाली पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे वो सिलिकॉन वैली बैंक का डूबना हो या सिग्नेचर बैंक का डूबना हो या फिर अमेरिका के 6 बैंकों को अब निगरानी में रख दिया गया हो, लेकिन कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत के स्टार्टअप्स को चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सरकार अपने तौर पर अब डॉलर को लेकर भी यहां पर कार्यप्रणाली मजबूत कर रही है और बकायदा इसके लिए प्राइवेट बैंकों को इजाजत भी दी गई है। इन तमाम परिस्थितियों के भीतर भारत की विकास दर मत देखिए, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मत देखिए, भारत का कोर सेक्टर मत देखिए, स्ट्रेटेजिक सेक्टर मत देखिए। यह मत देखिए कि भारत में मौजूदा वक्त में लगभग नौकरी पाने वाले जो प्रोफेशनल्स थे, जो टेक क्षेत्र के थे, उसमें भी 38% की कमी क्यों आ गई है। लेकिन नहीं देखिएगा तो भारत के सच को जान भी नहीं पाइएगा। और जिस पूंजी का खेल भारत में पैसे से पैसे बनाने को लेकर होता है, हमें लगता है आज वक्त है कि इसमें गोते लगा लीजिए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े विकसित देश के भीतर अगर बैंक डूब रहे हैं और न्यूयॉर्क से लेकर जापान तक शेयर बाजार गोते लगाने लगा है, भारत के बाजार से विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं। एफआईआईज पिछले चंद दिनों के भीतर ही नहीं बल्कि 2 दिनों के भीतर उन्होंने तकरीबन 3,000 करोड़ से ज्यादा अगर रुपया निकाल लिया है। मैसेज क्या है? मैसेज कुछ भी नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था आपको सुकून देगी, लेकिन हम आज पन्ने दर पन्ने इस अर्थव्यवस्था में इसलिए आपको गोते लगवाना चाहते हैं क्योंकि डूबते हुए अमेरिकी बैंकों की स्थिति भारत के बैंक की स्थितियों से कहीं बेहतर थी। और जानकर आपको हैरत होगी, जो बैंक डूबे वहां पर जितने ग्राहक थे, जितनी पूंजी थी, उस तादाद में भारत के भीतर के बैंकों में बढ़ता हुआ एनपीए, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से जो दिखाया जाता है वह बैंकिंग की किताब कितनी ठीक ठाक है इसे ही बताया जाता है। तो क्या भारत के भीतर की परिस्थिति नाजुक है? क्या सरकार आंकड़ों के जरिए चीजों को छुपा रही है? सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता बच नहीं पा रहा है कि कैसे प्रोफेशनल्स के साथ वो खड़ा हो पाए? और जब दुनिया भर में इकोनॉमी किसी भी देश की सीमा को देखती नहीं है और सीमा के एट पार, चाहे वो रुपए का जिक्र हो, चाहे रूबेल का जिक्र हो, चाहे डॉलर का जिक्र हो, इस परिस्थिति के साथ यूक्रेन और रशिया युद्ध के दौरान भारत ने जो तेल रशिया से कमाया है उसने भी अप्रैल से दिसंबर तक पिछले बरस लगभग 20,000 करोड़ रुपया का ठोस मुनाफा सरकार को दे दिया। लेकिन इस तेल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी और वैट इस दौर में कम नहीं हुई और आपको जानकर हैरत होगी कि 2014 से पहले जो कमाई कमोवेश 3, 4, 5 सालों में एक्साइज के जरिए सरकार की होती थी या वैट के जरिए राज्य सरकारों की होती थी, आज की तारीख में वो महज 1, 1.5, 2 साल इतने में कमाई हो जाती है। तो बोझ भारत की जनता पर है, कमाई सरकार की हो रही है। दुनिया के बाजार से अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए सरकार इसलिए बेचैन है कि उसकी अपनी अर्थव्यवस्था डामाडोल है। आम आदमी को लेकर उसके जहन में कोई सवाल नहीं, प्रोफेशनल्स और जो डिग्रीधारी बेरोजगार हैं उनको लेकर कोई सवाल नहीं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एग्रीकल्चर से नीचे जा चुका है, कोर सेक्टर की परिस्थिति नाजुक है, लेकिन कोई फिक्र नहीं। हमें लगता है कि परत दर परत आज इन परिस्थितियों को समझने की जरूरत इस बात को लेकर कहीं ज्यादा है कि भारत की सबसे ज्यादा कमाई
अगर सिर्फ पिछले 9 महीनों में देखें, अप्रैल से दिसंबर तक, तो यह कमाई एक लिहाज से सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्स से जो सरकार की मोटी कमाई है वही हो चली है। और पार्लियामेंट में सरकार ने 2 दिन पहले ही जानकारी दी, हां ऐसा है, यानी 5,45,000 करोड़ 9 महीने में अप्रैल से दिसंबर 2022 तक कमाई हो गई। इसमें सेंटर के हाथ में आया तकरीबन 3 लाख करोड़ और लगभग 2,37,000 करोड़ रुपए राज्यों के हाथ में चले गए। अभी 3 महीने का हिस्सा आना बाकी और माना जा रहा है कि इस बार यह लगभग 8 लाख करोड़ पार कर जाएगा। मनमोहन सिंह के दौर में चले जाइएगा तो तेल पर जो टैक्स लगता था, उससे जो सरकार की कमाई होती थी, वह पूरी पूरी कमाई 5 बरस में लगभग 10 लाख करोड़ को पार नहीं कर पाई। लेकिन यहां एक ही बरस में 8 लाख करोड़, पिछले बरस कमाई थी 7,74,000 करोड़, उससे पहले कमाई कोविड के तुरंत बाद निकले थे तो कमाई थी 6,72,000 करोड़। यानी जो बेस प्राइस तेल का होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, भारत को रूस से तो सस्ता मिल रहा है, लेकिन वह सीधे दुगने तौर पर हमें और आपको मिलता है, क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए। वो सरकार को पैसा दरअसल चुनाव के लिए अब जो योजनाओं का ऐलान शुरू हो रहा है, तो 2024 तक सरकार टैक्स कम करने की स्थिति में नहीं है। दुनिया भर के बाजार से जहां माल मिल पाए भारत के अनुकूल और सरकार की कमाई हो सके, उस रास्ते को सरकार छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन 2024 के बाद की परिस्थिति क्या बैंकों पर सीधी गाज पर गिरेगी? क्योंकि कमोवेश यही स्थिति अमेरिकी बैंकों की रही। अमेरिका के भीतर सिलिकॉन वैली बैंक, इसकी 17 शाखाएं हैं। और अब आप कल्पना की शुरुआत कीजिए कि जो डाटा बतलाया जाता है, उस डाटा के मुताबिक जितना पैसा वहां पर सिलिकॉन बैंक में जमा था वो 14 लाख करोड़ का था, और उसकी जो अपनी संपत्ति थी वो अलग से लगभग 17 लाख करोड़ की थी। और एक झटके में जो स्टार्टअप्स को मदद करता था उसने पीछे हाथ खींच लिया। उसके तुरंत बाद कल दूसरे बैंक की जानकारी आई, सिग्नेचर बैंक की। सिग्नेचर बैंक के पास तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपया डिपॉजिट था। वो क्रिप्टो करेंसी का खेल भी करता था, जिसमें भारत ने अब अपने तौर पर टैक्स के दायरे में लाकर इजाजत दे दी है। और क्रिप्टो करेंसी का खेल दुनिया भर में कैसे चलता है, यह कोई बताने की बात अब बची नहीं है। लेकिन फिर भी भारत की इकोनॉमी का वो हिस्सा हो रही है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी, जिंदगी को प्रभावित करेगी। तो अब उसे जोड़कर चलिए और इस परिस्थिति में समझिए कि सिग्नेचर बैंक के जरिए एक बात निकल कर आई कि जिस लिहाज से वह क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस को संभाले हुए था, वो धराशायी हुआ। स्टार्टअप को लेकर जिस रास्ते को सिलिकॉन वैली बैंक ने पकड़ा हुआ था, वह भी धराशायी हुआ। और तकरीबन जो टेक इंडस्ट्री में उसने जो पैसा लगाया हुआ था और जो उसके यहां जमा पैसा था, उसमें भारत की भी तकरीबन 25 कंपनियां शामिल थी। यहां पर हड़कंप मची हुई है कि क्या होगा, कैसे होगा। सरकार ने आज कहा हम बैठक बुला रहे हैं, वो बैठक बुलाएंगे, मिनिस्ट्री बैठेगी और किस रूप में क्या राहत देगी, इसका भी जिक्र। एक क्षण के लिए 6 और बैंकों का, हम अमेरिका के बैंकों का जिक्र कर देते हैं, जिसको मूडीज ने अपने तौर पर अंडर रिव्यू में ले लिया है। ठीक उसी तरीके से चंद दिनों पहले उसने सिग्नेचर बैंक को भी अंडर रिव्यू में लिया था। ये बैंक अमेरिका के जो है रिपब्लिक बैंक है, वेस्टर्न अलायंस पेनकॉर्प है, इंट्रस्ट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, यूएनबी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, जॉइंस बैंक कॉरपोरेशन है, कॉमर्शियल इंक है। ये सारे बैंकों की परिस्थिति भारत के भीतर के बैंकों से अगर जोड़ना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है आपके जहन में बहुत सवाल इसलिए आ जाएं क्योंकि डॉलर और रुपए के बीच में शेयर बाजार के भीतर विदेशी निवेशकों का खेल जो चलता है वह बड़ी तेजी से अब प्रभावित हो रहा है। और अमेरिका में जब महंगाई बढ़ी, चूंकि ट्रेजरी बॉन्ड सिलिकॉन वैली ने खरीदे थे और जब तक अनुकूल चीजें थी तब तक तो ठीक चल रही थी, लेकिन जब महंगाई बढ़ी और वहां के फेडरल बैंक ने एक के बाद एक जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया, जिस तरीके से भारत में आरबीआई बढ़ा रहा है और ईएमआई कॉस्टली होती चली जा रही है, रेपो रेट लगातार बढ़ रहा है, 6 बार बढ़ चुका है। इसका प्रभाव बैंकों पर, और वहां पर भी बैंकों से ज्यादा दोष बैंकों पर निगरानी करने वाली संस्था फेड का है। ठीक उसी तरीके से भारत के भीतर भी आरबीआई की नीतियां जो हैं और आरबीआई का जो पूरा बोर्ड है जो बैंकों को देखता है, उसने सिर्फ
बुक को क्लीन करने की दिशा में ही कदम बढ़ाए। ऐसा नहीं है कि रिकवरी बढ़ गई, ऐसा भी नहीं है कि एनपीए कम हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि कर्ज देने की परिस्थिति बैंकों ने खत्म कर दी है, और ऐसा भी नहीं है कि कर्ज लेकर भागने वाले कम हो गए हैं। उसी के भीतर भारत की राजनीति ने उपाय खोजे कि खुद को दिवालिया अब घोषित कर दीजिए, और दिवालिया घोषित होने के बाद उसको एक राहत मिलेगी और बैंक अपने तौर पर उसको दिखा पाएगा कि भाई उसने कर्ज लिया, दिवालिया हो गया, और अब उसकी कंपनी को एनसीएलटी के जरिए जो दूसरे के हवाले किया जाएगा वो इतनी कम कीमत में होगा कि उस कम कीमत की एवज में बैंक उसको भी लोन दे देगा, यानी बैंक के लोन से ही वो कंपनी फिर से जागृत हो जाए। आपके जहन में भारत के दो बैंक याद आ रहे होंगे, एक यस बैंक, कैसे वो नो बैंक में कन्वर्ट हो गया, एक लक्ष्मी विलास बैंक, जिसको संभाल पाने की स्थिति में भारत के बैंक नहीं सामने आए या आरबीआई नहीं आया, सिंगापुर का डीबीएस बैंक सामने निकल कर आया और उसको सौंप दिया गया। 465 बिलियन डॉलर जो बीते 48 घंटों में न्यूयॉर्क से जापान तक, उसमें ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, सबको ले लीजिए, जो सीधे तौर पर आहत निवेशक हुए हैं, यह परिस्थिति उसकी आकर खड़ी हो गई है। भारत के भीतर के जो बैंकों की स्थिति है और जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, वह जिस लिहाज से रियायत उन कंपनियों को दे रहे हैं जो कंपनी सरकार के करीब है या सरकार की योजनाओं को इंप्लीमेंट करने की दिशा में वह बढ़ती है, उसमें जाहिर तौर पर पहला नाम अडानीज का ही आएगा। और अडानीज की जांच, अगर अडानी कांड की जांच हो जाए तो इस देश के पूरे बैंकिंग सेक्टर का कच्चा चिट्ठा और पब्लिक सेक्टर जिन पैसों को निवेश करती है ऐसी कंपनियों में जिसको सिर्फ नेटवर्थ के आधार पर और वैल्यूएशन के आधार पर चल रहे हैं, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ जाएगा। सरकार को घबराहट इसी बात को लेकर है। इसीलिए ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी अडानी कांड की जांच की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की। उसने शेयर बाजार में सेबी किस रूप में इंटरेक्शन करता है, और चूंकि उसी की देखभाल के जरिए चीजें वहां पर चलती हैं, तो सेबी की प्रक्रिया को कैसे और मजबूत बनाया जाए जिससे निवेशकों का घाटा ना हो। लेकिन एक पूरी इकोनॉमी के भीतर अगर 12-15 लाख करोड़ का खेल लगातार हो रहा है, और अब अडानीज ग्रुप यह कह रहा है कि हम किसी नए प्रोजेक्ट को नहीं ले रहे हैं, और आज भी अडानीज के सारे शेयर नीचे। सवाल है कि जिस सेंटीमेंट का जिक्र और जिस साख का जिक्र होता है, वो अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात की दिशा में बढ़ते थे कि क्या है इकोनॉमिक पॉलिसी और क्या है शेयर बाजार, क्या है अडानी। इसको थोड़ी देर के लिए आपको गवर्नमेंट के साथ शिफ्ट करना होगा। यह इसलिए करना होगा क्योंकि जब कल अमेरिकी राष्ट्रपति सामने निकल कर आए, उन्होंने बैंकिंग सिस्टम मजबूत है इस बात का जिक्र किया और कहा कि हम कैसे किस रूप में काम कर रहे हैं यह भी बताया। लेकिन एक सवाल जब उनसे पूछा गया कि आप सिलिकॉन वैली क्राइसिस में अभी क्या जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और क्या आप अमेरिकियों को आश्वस्त कर सकते हैं कि ऐसा आगे नहीं होगा, बाइडेन ने इसका जवाब नहीं दिया, वो चले गए। भारत के प्रधानमंत्री भी किसी इकोनॉमिक एस्पेक्ट का जवाब नहीं देते हैं। हमें पता नहीं क्यों इस दौर में जनवरी का किस्सा भी याद आया। जनवरी में भी बाइडेन ने जो जवाब दिया था उसके बाद उनको जाना पड़ गया था, क्योंकि उस समय महंगाई का सवाल था। एक पत्रकार ने पूछा था, जनवरी 2022 में फोटो सेशन के लिए बुलाया गया था, और उस फोटो सेशन में सवाल कर दिया कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है और मिड टर्म इलेक्शन में आपकी पार्टी को इससे कितना नुकसान होगा। बाइडेन ने कहा इससे नुकसान नहीं, फायदा होगा। तो पत्रकार के मुंह से स्टूपिड शब्द निकल गया, और उसके बाद उन्होंने सन ऑफ बिच जो कहा वो कहा, उसके बाद बाइडेन उठ के चले गए। मसला ये नहीं है, मसला इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में आकर देखिए कि महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर पार्लियामेंट में दिया गया वित्त मंत्री का बयान, उन्होंने माना ही नहीं कि इस देश में बेरोजगारी है, उन्होंने माना ही नहीं कि इस देश के भीतर महंगाई है, उन्होंने माना ही नहीं कि एनपीए बढ़ रहा है, उन्होंने माना ही नहीं कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के भीतर इतने छेद हैं जिसका लाभ उठाकर बड़ी बड़ी कंपनियां कर्ज लेकर खुद को दिवालिया घोषित कर कैसे रईसी से रह रही है, और भारत के नेटवर्थ में कॉरपोरेट और आम जनता के बीच की दूरी लगातार बढ़ती चली जा रही है। नहीं माना इसको। कमोवेश दुनिया भर के जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसके भीतर का संकट अब सबसे बड़ा यही हो चला है कि वह जिस ग्रोथ को बैंकिंग एस्पेक्ट से
या पूंजी से पूंजी बनाने के हिसाब से चल रही थी, उस पे पहली बार कोरोना ने ब्रेक लगाई, दूसरी बार रूस यूक्रेन के युद्ध ने ब्रेक लगाई, तीसरी परिस्थिति में दुनिया भर की आवाजाही में जो आवाजाही सामानों की होती थी वह एक लिहाज से ब्लैक सी को लेकर रुक सी गई। और इन परिस्थिति में दुनिया के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो पूरा बिजनेस था और एक नए पोल के तौर पर चाइना और रशिया का नजदीक आना, इसका लाभ भारत ने बाखूबी उठाया, इससे इनकार नहीं है, जो अभी भी उठा रही है। लेकिन उस लाभ का जनता तक पहुंच पाना ऐसी परिस्थिति नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही आ रहे हैं रशिया से, लेकिन जनता को कोई राहत नहीं। आप कहेंगे देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए इससे बेहतरीन मौका क्या होगा? सवाल है, ये मौका तो ठीक है, लेकिन अमेरिकी इकोनॉमी में बैंकों की कार्यप्रणाली, वहां पर महंगाई होना, वहां पर रेपो रेट बढ़ना, उसका असर बैंकों पर पड़ना, बैंकों के जरिए जो लगातार मार्केट में पैसा लगाया जाना, उस तमाम स्थिति को भारत के परिप्रेक्ष्य में लाकर एक क्षण के लिए खड़ा कर दीजिए। भारत के भीतर मोनोपोली सरकार की इसलिए ज्यादा हो चली है क्योंकि जो हिस्सा है इस देश के फेडरल गवर्नमेंट का, उसमें जो केंद्र सरकार के हिस्से में आता है, उस लिहाज से वो बैंकिंग प्रणाली को अपने लिहाज से डिक्टेट करती है। और बैंक्स के भीतर जो भी वहां के बोर्ड होते हैं वो आरबीआई के बोर्ड द्वारा ही संचालित होते हैं, और आरबीआई का बोर्ड पॉलिटिकल तौर पर संचालित होता है। इसीलिए किस बैंक का कौन चेयरमैन होगा, आरबीआई में कौन आएगा, किसको नहीं रखना है, किसने आपत्ति जता की, यह एक लंबा है। रघुराम राजन से देख लीजिए, या इससे पहले एक दो गवर्नर्स को और देखिएगा जिन्होंने कुछ आपत्ति की थी। मैसेज क्या है? मैसेज दो तीन बहुत साफ है। पहला मैसेज यह है कि क्या 2024 के बाद की परिस्थिति भारत के पूरे बैंकिंग प्रणाली को तहस नहस तो कहीं नहीं करेगी? यह सवाल इस दौर में अमेरिकी बैंकिंग परिस्थिति के मद्देनजर है। दूसरा सवाल, जो पूरा का पूरा जनता का पैसा, वो जिक्र सिर्फ एलआईसी और एसबीआई का होता है, उसमें आपको पीएनबी भी देखना होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा भी देखना होगा, और दूसरे पीएसयूज को भी किस तरीके से एक का पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट करके बैलेंस किया जा रहा है, क्योंकि 2024 तक इकोनॉमिक क्राइसिस का असर भारत पर दिखाई ना दे और आंकड़ों के लिहाज से भारत की इकोनॉमी दुनिया भर की इकोनॉमी से आगे दिखाई दे, ये जानते समझते हुए कि सबको पता है कि दरअसल अक्टूबर से दिसंबर तक की जो जीडीपी का विकास दर है वो 4.4% है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर -1.1% है, जबकि उससे 3 महीने पहले 6.6% विकास दर थी, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको पटरी पर नहीं ला पाए। तो जो सवाल बैंकिंग सर्विस से जुड़ा हुआ है, जो हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, उसको संभालने की परिस्थिति सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण है एक झटके में कि 2024 तक यह मैसेज ना जाए कि दुनिया भर में अगर विश्व मंदी का असर अमेरिका तक को प्रभावित कर रहा है और बाइडेन उस पर बोलने से चूक रहे हैं और अपनी बैंकिंग प्रणाली में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि टैक्स पेयर का पैसा हम बर्बाद नहीं होने देंगे, उनको पूरा पैसा रखा जाएगा, उनका पैसा सुरक्षित है। यह स्थिति भारत में टैक्स पेयर के पैसे को लेकर मोदी सरकार कभी नहीं कह पाई। इस बात का जिक्र कई मौकों पर आया, टैक्स तो बढ़ाया गया, और इस दौर में जो टैक्स चंद रुपए जो कम करने का जिक्र था, उसकी कैलकुलेशन जो अब सामने आ रही है वह भी बढ़ने और बढ़ाने वाली है। दूसरी स्थिति इस दौर के भीतर में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है, जो बहुत साफ तौर पर महंगाई और शेयर बाजार में पैसा लगाना और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जरिए जो चीजें नजर आ रही हैं, इक्विटीज हो या फिर बॉन्ड हो या फिर शेयर बाजार का पूरा ढांचा जो पूरे बैंकिंग प्रणाली पर लाकर खड़ा कर दिया गया है कि लोग वहां पर पैसा जमा करें, उस पैसे को म्यूचुअल फंड या इक्विटी में आप लगातार लगाए रहते हैं, तो लोगों का पैसा उस मार्केट को बैलेंस कर रहा है, जो अमेरिका में नहीं होता है। अमेरिका में इस तरीके से आप नहीं पैसा लगा सकते हैं, उसकी वो पूरी एक कार्य प्रणाली है। लेकिन भारत में अगर ये हो रहा है तो अमेरिका में बैंक ढहता है, यहाँ पर लोगों को परेशानी होती है क्योंकि वो पैसा दे पाने की स्थिति में भी नहीं है। क्योंकि ध्यान दीजिए, सिलिकॉन वैली बैंक डूबा तो उसके बाद जो डॉलर्स की जानकारी दी गई कि $2.5 लाख तक दिया जाएगा, हड़कंप मच गई। तमाम जो भी स्टार्टअप थे उन्होंने बोला $2.5 लाख यानी तकरीबन 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, इससे हमारी कंपनी कैसे चलेगी। तब
सरकार को निर्णय लेकर कहना पड़ा नहीं नहीं, सबके पैसे दिए जाएंगे, पूरे वापस किए जाएंगे और वो बैंक से पैसा निकाल देगा, हम व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन क्या भारत में यस बैंक को लेकर ही हुआ, लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर हुआ, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को लेकर हुआ, और जो 18-19 और बैंक जो उस कतार में खड़े हैं उसको लेकर क्या इस तरीके से परिस्थिति भारत में हुई है? नहीं हुई है, क्योंकि भारत के भीतर बैंकिंग परिस्थिति ही एकमात्र पैसे को रखने की स्थिति के साथ आम लोगों के लिए जुड़ी है। तो जब बैंक तहस नहस होता है तो यहां पर आम लोग हैंड टू माउथ की स्थिति में है, वह भी उनकी परिस्थिति नाजुक हो जाती है। तो क्या 3 सवाल जो सबसे बड़े सवाल इस दौर में आकर खड़े हो गए हैं। पहला सबसे बड़ा सवाल, क्या 2024 के इर्द गिर्द ही भारत की इकोनॉमी उसी तरीके से चलती रहेगी जो ढाल के तौर पर अपने आंकड़ों को इस्तेमाल करेगी और अंदरूनी तौर पर एक खोखलापन होगा जो हो रहा है। दूसरी स्थिति, जो भारत का पूरा बैंकिंग सेक्टर है और जो शेयर बाजार है और जिस तरीके से वैल्यूशन है और उसके जरिए नेटवर्थ बनाने की और फिर उसके जरिए बैंक से लोन लेने की और उसके पैरेलल में एनसीएलटी और आईबीसी को खड़ा कर दिया गया और कानूनी ढांचा पहना दिया गया, क्या ये वो चक्रव्यूह है जिस चक्रव्यूह में रईसों को बचाने के लिए जो मंत्र पढ़े गए वह शायद उन रईसों को कभी दिवालिया नहीं होने देंगे, या कागज पर दिवालिया होने के बावजूद भी उनकी रईसी में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो अलग अलग सेक्टर हैं जिसको दिया जाने वाला पैसा था, जो ग्रोथ हो रहा था, वो चाहे एमएसएमई का सेक्टर हो या एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, उस दिशा में सरकार अब कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है। दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, क्या वाकई भारत की समूची अर्थव्यवस्था का ढांचा उस पॉलिटिकल इकोनॉमी से जुड़ चुका है जिस पॉलिटिकल इकोनॉमी के दायरे में भारत के भीतर ईडी और सीबीआई का सक्रिय होना और देश के अलग अलग हिस्सों में जो भी गलत हुआ उसको उभारना, लेकिन अडानी कांड और शेयर बाजार और वैल्यूशन और बैंकिंग की दिशा में किसी भी जांच एजेंसी को ना जाने देने की स्थिति राजनीतिक तौर पर मोदी सत्ता को सफल बना रही है? क्या यही वो वजह है? हो सकता है। अगर ये परिस्थिति है और दुनिया भर के भीतर हाहाकार इस बात को लेकर मच रहा है कि अगर रिसेशन और उसके साथ अमेरिकी बैंकों का डूबना और इन दोनों परिस्थितियों के बीच नए पावर पोल चीन और रशिया का खड़ा होना, इन मुसीबतों में भी भारत लाभ उठा रहा है, तो आप ताली ठोक सकते हैं। लेकिन अगर अंदरूनी तौर पर स्थिति को परखना शुरू कीजिएगा तो ये कब, किस रूप में, किस दिन ढहेगा, यह भी कह पाने की स्थिति में कोई नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था उस पूंजी से चल रही है जिस पूंजी पर सत्ता और सरकार की नहीं बल्कि जनता की भागीदारी है। तो भारत में चीजें ढहती हैं तो जनता ढहती है, पिसती है तो जनता पिसती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।